सो हाई स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है हमारे 6 चैप्टर का, जो कि है रूरल डेवलपमेंट। सो लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने इसकी बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा कि रूरल डेवलपमेंट होती क्या है। सो रूरल डेवलपमेंट को हमने डिफाइन करा था दैट इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रूरल लाइफ। सो उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि प्रोसेस आप ले लीजिए उसको, या फिर की चैलेंजेस। सो हमने उसमें पढ़ा था कि इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, देन इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज एंड द लैंड रिफॉर्म्स। उसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे, जो कि हमारे थे रूरल क्रेडिट के सोर्सेज। सबसे पहले हमने करा था नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जो आते थे मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स या फिर रिच लैंडलॉर्ड्स। उसके बाद हमने पढ़े थे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जिसमें हमारे बेसिकली बैंकिंग सिस्टम था सारा, और हमारे सबसे दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे नबार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो आज हम प्रोसीड करेंगे एंड हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जो कि इन्वॉल्व करता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन of the rural credit or the rural banking system in the entire rural development in India. So आइए हमारे next question पे begin करते हैं. So it involves critically evaluate the role of rural banking system in the process of rural development. कि जो banking system government ने initiate किया था, that is your institutional source, उसकी ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट में क्या इम्पोर्टेंस थी एंड वो कितनी एक्सटेंट तक अपना रोल को जस्टिफाई कर सका था। सो क्रिटिकली इवैल्यूएट जैसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट देना पड़ता है, थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट देना पड़ता है, और एट द एंड आप कंक्लूजन देते हैं कि उसका कितना इंपॉर्टेंस और कितना रोल रहा है। सो जब भी क्वेश्चन क्रिटिकली इवैल्यूएट का आएगा तो आप इसी फॉर्म में क्वेश्चन के फॉर्मेट को मूव करेंगे। सो आइए पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द रूरल फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कि जो बैंकिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने इनिशिएट करा था, जो गवर्नमेंट चाहती थी कि हर एक रूरल विलेजेस में जो बैकवर्ड सिटीज़ हैं, टाउन्स भी हैं जो बैकवर्ड, उन सब में एक बहुत ही एक्सटेंसिव बैंकिंग सिस्टम आ जाए, ताकि लोगों को बहुत ईजी फैसिलिटेशन हो जाए ऑफ ट्रांसफरिंग मनी, ऑफ सेविंग्स एंड ऑफ प्रोविजन ऑफ लोन। सो द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हैड अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द रूरल फार्म and non-farm output. After the Green Revolution, credit facilities helped the farmers to avail variety of loans for meeting their expenditure. Just a second. Yeah. सो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद बेसिकली बहुत ज़्यादा लोन्स की प्रोविजन गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दी, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन का गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा इकोनॉमी पे। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने लोन की प्रोविजन बहुत ज़्यादा इजी कर दी, एंड जब फार्मर्स को इजीली लोन मिल रहा था तो इसकी वजह से उनकी ओवरऑल प्रोडक्शन का जो आउटपुट था वो इंक्रीज़ हो गया था। दे वर एबल टू अवेल बेटर फर्टिलाइजर्स, बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स, एंड दे वर एबल टू अवेल बेटर टेक्नोलॉजी also. So a variety of loans for meeting their production needs. With the buffer stock of grains, farmers became with the buffer stock of grain, famines became an event of पास। कि अब जो था वो फार्मर्स बेटर प्रोड्यूस करने लगे थे, उनका प्रोडक्शन आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो गया था, और पहले जो सिचुएशंस होती थी ऑफ फेमाइंस एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, सो वो सारी सिचुएशंस अब हट गई थी। सो इवन देन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स वर बीइंग फेस्ड इन द रूरल बैंकिंग। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, कि रूरल बैंकिंग का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट था, फार्मर्स का प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो गया था, दे वर बीइंग गिवन अ लार्ज वेराइटी ऑफ लोन्स ऑल्सो, बट इसके बावजूद भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो रूरल क्रेडिट में प्रिवेल कर रही थी। तो ये कौन सी प्रॉब्लम थी? सबसे पहली प्रॉब्लम थी ऑफ इनसफिशिएंसी। The volume of rural credit in the country was still insufficient in comparison to its demand. कि जितनी रूरल क्रेडिट की डिमांड थी उसके हिसाब से उतना रूरल क्रेडिट प्रोवाइड ही नहीं हो रहा था। सो द डिमांड ऑफ रूरल क्रेडिट वाज अ लॉट, whereas the supply यानी प्रोविजन ऑफ रूरल क्रेडिट वाज नॉट इक्विवेलेंट टू द डिमांड। तो इसकी वजह से there was a gap, there were some insufficiencies. Okay.
Then inadequate coverage of institutional sources. The institutional credit arrangement continues to be inadequate as they have failed to cover the entire rural farmer of the country. कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लाई तो सही, बट ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की पूरी कंट्री में उतनी एक्सटेंसिव कवरेज हो नहीं पाई कि अगर सपोज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर विलेज में फॉर्म हुए तो प्रॉबेबली वो दूसरी में नहीं फॉर्म हो पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस. सो इवन दो द गवर्नमेंट हैड कम अप विद द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स विद द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, बट दीज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वर नॉट वास्ट इनफ टू बी spread across the country. So there were inadequate institutional sources also. तो सबसे पहला आपका पॉइंट क्या हो गया, insufficiency. दूसरा क्या हो गया, inadequate institutional source. इन दोनों पॉइंट्स में हमारी ये चीज़ कॉमन है कि प्रोविजन हो रही है but the amount, the quantum of provision is very less in comparison to its demand. Okay, then the third one is again inadequate amount of sanction. The amount of loan sanction to the farmer is also inadequate. कि जितने loans की requirement थी उतना लोन sanction ही नहीं हो रहा था. कि अगर farmer को 1 लाख रुपये की रिक्वायरमेंट थी तो प्रॉबेबली उसको 30,000 या 40,000 सैंक्शन हो जाता था, बाकी उसको कहाँ जाना पड़ता था, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पे. तो अगेन वो उस डेट ट्रैप के विशियस सर्कल में फॉल कर जाता था. सो द अमाउंट ऑफ द लोन, अमाउंट ऑफ द सैंक्शन वाज inadequate. Then less attention to poor or marginal farmers. So lesser attention has been given on the credit requirement of needy फार्मर्स कि जिन्हें सही में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जो बहुत ज़्यादा मार्जिनल लेवल पे थे या बहुत बिलो द पावर्टी लाइन फार्मर्स थे, जो अपना लाइफस्टाइल, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना चाह रहे थे बाय वर्किंग, उनको ये लोन जो है बहुत इजीली प्रोवाइड नहीं हो पाते थे. क्यों? क्योंकि बैंक्स को भी लगता था कि इनके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, ये कुछ कोलैटरल तो रख ही नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग हमारा लोन कहाँ से रीपे करेंगे. तो ये सोच के बैंक्स उन्हें लोन प्रोवाइड ही नहीं करती थी. सो द फोर्थ पॉइंट इज less attention to poor and marginal farmers. Then fifth point, growing overdues. The problem, just a second, the problem of overdues in agricultural credit continues to be an area of concern. Agriculture loan default rates, okay, have been chronically high. It is alleged that the farmers are deliberately refusing to pay back loans, which is a threat to the smooth functioning of the banking system and the need to be controlled. अब बेसिकली क्या हो रहा था कि जो एग्रीकल्चर डेट का रेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि फार्मर्स को भी लगता था कि अगर नहीं पे करेंगे तो क्या होगा, कोई सिक्योरिटी तो हमने दी नहीं हुई, कुछ हमने अग्रीमेंट तो ऐसे साइन नहीं किया हुआ कि क्योंकि फार्मर्स के पास लैंड भी अपना नहीं होता था, घर भी अपना नहीं होता था. अगर वो सिर्फ टिलर्स हैं तो यानी वो किसी और के लैंड पे कर रहे हैं, उन्होंने लैंड भी रेंट पे लिया हुआ है. तो जब वो लोन लेते थे, अगर किसी फार्मर को लोन प्रोवाइड हो गया होता था तो कुछ कोलैटरल तो उसने दिया नहीं होता था, तो उससे भी लगता था कि अगर मैंने कुछ दिया ही नहीं हुआ तो फिर ये लोग मेरा क्या लेके जाएंगे. तो इसीलिए वो अपना लोन जो है रीपे ही नहीं करते थे. इसकी वजह से एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट का रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया. एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो, द बैंकिंग सेक्टर ऑल्सो हैड टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन कि अब उन्हें अपनी क्रेडिट फैसिलिटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है या जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो वापस ही नहीं आ रहा था. सो देयर वर ग्रोइंग ओवरड्यूज. ओके, सो द फार्मर्स हैड ऑल्सो टेकन दिस एज लाइक फॉर ग्रांटेड अपॉर्चुनिटी कि वो वापस पे ही नहीं करते थे. उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, thus the expansion and promotion of rural banking sector has taken a back seat after reforms, except the commercial banks, formal institutions failed to develop a culture of deposit mobilization, lending to the needy borrowers and effective loan recovery. To improve the situation, banks first they need to change their approach from just being lenders to building up the relationship banking with the borrowers, and second, the farmers should also be encouraged to inculcate the habit of thrift and efficient utilization of financial resources. So basically government का क्या motive था behind coming up with these institutional reforms? Government चाहती थी कि farmers में, लोगों में एक sense of saving आ सके, कि वो अपना पैसा बैंक में
जमा कर रहे हैं, उन्हें उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इससे मोटिवेट हुए, दे शुड गेट अ हैबिट ऑफ सेविंग. बट सिवाय कमर्शियल बैंक के बाकी सारे के सारे जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लाई, दे हैड टेकन अ बैक सीट. दे उनका जो बेसिक पर्पस था ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, ऑफ लेंडिंग द फंड्स टू द पीपल हु नीड इट द मोस्ट, वो सारा जो पर्पस था वो डाउनफॉल पे आ रहा था. तो अब बैंकिंग सेक्टर को ज़रूरत थी कि वो इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग द लेंडर्स, they should be able to build up a relationship with the borrowers of the fund. और second, उन्हें ज़रूरत थी कि they should encourage the farmers to build up a habit of saving. उनको एक probably awareness programs लाएं कि अगर आप money save करेंगे तो उसके क्या क्या advantages हों. So farmers had to be made aware of the importance of saving. So ये हमारा critical evaluation था of the rural credit. तो आप लोग पहले इसको note down कर लीजिए. सो आप देखेंगे क्रिटिकल एवैल्यूएशन जैसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसके पॉजिटिव्स रहे हैं या उसके नेगेटिव्स रहे हैं. अगर इस क्वेश्चन में उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो हम सारा नेगेटिव लिखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारा ये जो प्रोग्राम था ये लैक करा. उसके बाद हम एक सजेस्टिव मेजर देते हैं. तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करो, पॉज करो और नोट करो. Then this is the continuation of the introduction. Then ये आपका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कवर करेगा. पॉज करो यहाँ पे. Then third and the fourth point. Just pause the video here and note it down. And this is your fifth point. Okay? So you can pause it and note it. Then ये आपका आ गया conclusion का paragraph. Pause and note. And then again pause and note. Okay. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन के, ये आपके जनरली 6 मार्कर क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज इसका कंटेंट भी उतना है कि वो 6 मार्कर के पॉइंट में सफिशेंटली फिट करेगा. तो आप इन तरीके के क्वेश्चन जो हम बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं, जो आपको लगता है कि इंडिविजुअली नहीं आ पाएंगे, वैसे टाइप के क्वेश्चन आपके 6 मार्कर्स होते हैं और आप उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. बिकॉज थ्योरी है, आपको पॉइंट्स अच्छे से याद रह गए, आपने अच्छे से आंसर्स को फ्रेम करके लिखा, तो आपको 6 on 6 मिल सकते हैं. There is no possibility of marks being cut. Okay. So next, what do you mean by agricultural marketing? Agricultural marketing से आपका क्या मतलब है? So agricultural marketing is the process that involves assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agricultural commodities across कंट्री. तो अगर आपको बेसिक मार्केटिंग की डेफिनेशन आती होगी, जो आपने प्रॉबेबली क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ में की होगी या क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ में की होगी, आपको बस वो मार्केटिंग की डेफिनेशन एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में फिट करनी है. सो इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, कि आप सारे गुड्स को असेंबल करो, उन्हें प्रॉपरली स्टोर करो, देन प्रोसेस करो उनको फाइनल गुड्स में, देन दोज फाइनल गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड पैकेज एंड देन ग्रेडेड एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री. ये जो हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं ऑफ असेंबलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, ये सब किसकी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम? ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज. सो ये सारे प्रोसेस जब कैरी होते हैं फॉर द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, देन दैट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल marketing. So you have to basically fix the definition of marketing in terms of agriculture. So agriculture marketing system is an efficient way by which the farmers can dispose their surplus produce at a fair and a
रीजनेबल प्राइस। सो फार्मर्स बेसिकली अपने प्रोड्यूस को बहुत ही फेयर और रीजनेबल प्राइस पे मार्केट्स में बेच सकते हैं इफ दे फॉलो दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्योंकि अगर उनके गुड्स प्रॉपरली पैक्ड होंगे, ग्रेडेड होंगे, दे पास ऑल द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो फार्मर्स जो है वो डायरेक्टली सेल ऑफ कर सकते हैं विदाउट एनी मिडल मैन बीइंग इन्वॉल्व। तो जब ऐसा होगा तो फार्मर्स गेट अ फेयर प्राइस, द प्राइस दैट इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट फॉर देयर गुड्स। ओके, सो आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? सो जस्ट पॉज एंड नोट। सो अब हम आगे चलते हैं। मेंशन सम ऑब्स्टिकल्स दैट हिंडर द मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ऑब्स्टिकल्स मतलब कुछ ऐसी हर्डल्स, कुछ ऐसी रुकावटें। तो आपको अगर ऑब्स्टेकल्स का मतलब नहीं समझ आया तो वहाँ पे लिख लीजिए सम हर्डल्स, या फिर आप लिख लो वहाँ पे रुकावट और ब्रेक्स। उसका मतलब क्या है कि कोई कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे जो कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के प्रोसेस को इंटरवीन कर रही थी या उसको ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होने दे रही थी। सो वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल, प्रॉब्लम्स दैट वर कमिंग इन द वे ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ओके, सो आपको क्वेश्चन को समझना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आंसर को है, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्टली आपको ऐसे क्वेश्चंस ना पुट फॉरवर्ड करें और वो आपको थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म दे दें। तो आपको आंसर तो पता होगा, बट अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो आप उसका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो अगर वो इसमें आपको दें कि डू यू अग्री दैट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वॉज कैरिड आउट इन एन इफेक्टिव वे, डिफेंड और रिफ्यूट, मतलब आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं या नहीं अग्री करते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं, हम नहीं अग्री करते हैं बिकॉज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, कुछ हिंड्रेंसेस थी, एंड वो सारी हिंड्रेंसेस अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, so some of the obstacles that hinder the mechanism of agricultural marketing are: first one, agricultural markets are still dominated by the private traders like money lenders, rural political leaders, big merchants, rich landlords और rich farmers। कि अभी भी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में जो ज़्यादा डोमिनेशन थी, जो ज़्यादा होल्ड था, डोमिनेशन मतलब जिसकी ज़्यादा पावर थी एग्रीकल्चर मार्केट में, जिसका ज़्यादा कंट्रोल था एग्रीकल्चर मार्केट में, अभी भी वो किनका था? अभी भी वो मनी लेंडर्स का था, रिच लैंडलॉर्ड्स का था, रिच फार्मर्स का था। जो भी हमारे प्राइवेट लेंडर्स होते थे या प्राइवेट ट्रेडर्स होते थे, उनका अभी भी ज़्यादा डोमिनेटेड रोल था। द क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स handled by the government agencies and consumer cooperatives constitute only 10%, while the rest is handled by the private sector. So again this is related to the first point only कि जो भी quantity of agricultural products थे वो गवर्नमेंट या फिर कोई भी कॉपरेटिव्स जो थे वो सिर्फ 10% हैंडल कर रहे थे। बाकी कौन हैंडल कर रहा था? हमारे प्राइवेट लेंडर्स, प्राइवेट ट्रेडर्स। तो इसीलिए उनकी मोनोपोली जो थी वो मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स आर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। कि प्रॉपर वेयर हाउसेज नहीं होते थे जहाँ पे गुड्स स्टोर हो सके। तो फार्मर्स जो थे वो सारा प्रोड्यूस जो करते थे, अगर वो इमीडिएट बेसिस पे सेल ऑफ नहीं करते थे, उनके जो गुड्स होते थे वो डैमेज हो जाते थे। तो इसीलिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग तक वो उतनी एफिशिएंटली पहुंच ही नहीं पाते थे, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज दैट वर रिक्वायर्ड। देन उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर रोड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दे हैव टू सेल देयर प्रोड्यूस एट द विलेज मार्केट इटसेल्फ। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रॉपर होती नहीं थी और जो होती थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती थी। तो फार्मर का जो प्रोड्यूस होता था वो कभी भी मेन मार्केट के प्लेटफॉर्म तक पहुंच ही नहीं पाता था। उन्हें इटसेल्फ लोकल विलेजेस में या अपने अराउंड ही सेल ऑफ करना पड़ता था, या फिर वो सेल ऑफ कर देते थे टू प्राइवेट ट्रेडर्स और प्राइवेट ट्रेडर्स उसको आगे मार्केट में बेचते थे। सो दिस वाज ड्यू टू व्हाट? द लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देन लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन।
So farmers were often forced to sell low prices due to the lack of required information on prices availing in the market. Since farmer खुद तो इतना मार्केट में जाता नहीं था, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए उसके पास वो ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो फंड्स रिक्वायर्ड होते थे वो होते नहीं थे, तो इसीलिए उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता था कि मार्केट में मेरे गुड्स का क्या रेट प्रिवेल कर रहा है, कि अगर मैं विलेज में ही मनी लेंडर को दे रहा हूँ, आई एम सेलिंग इट ऑफ टू देम, तो वो आगे कितने में बेचते हैं इसकी इंफॉर्मेशन फार्मर को हो ही नहीं पाती थी. सो बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन दे वर सेलिंग द गुड्स एट अ मच लोअर रेट. तो इसकी वजह से उनका कभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना बढ़ ही नहीं पा रहा था. सो ये आपके जो हैं ये आपकी प्रॉब्लम्स हो गई एग्रीकल्चर मार्केटिंग की. सबसे पहला कौन सा है, इट इज़ डोमिनेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर. दूसरा अगेन इट इज़ द शेयर ऑफ गवर्नमेंट एंड द कॉर्पोरेटिव्स इन द एग्रीकल्चर मार्केट वाज अप्रॉक्सीमेटली 10%, द रेस्ट वाज हैंडल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर अगेन. देन हमारे लास्ट 3 पॉइंट्स जो हैं दैट इज लैक ऑफ, फर्स्ट वन लैक ऑफ स्टोरेज, सेकेंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड देन थर्ड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. सो पहले 2 पॉइंट्स आपके प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है कि प्राइवेट ट्रेडर्स जो थे वो ज़्यादा रोल लेते थे मार्केट्स में, और जो आपके लास्ट 3 पॉइंट्स हैं वो किसके हैं, वो है लैक ऑफ स्टोरेज, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के. ओके, सो ऐसे आप कीवर्ड बाय कीवर्ड याद कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे पॉज करो और नोट करो. Pause and note. Again pause and note. Then again pause and note. ये आपके 3rd to 5th पॉइंट है. पॉज करिए एंड नोट करिए. ठीक है, सो हम अब आगे प्रोसीड करते हैं. तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, एक बार हम अपना फ्लो चेक कर लेते हैं. हमने पढ़ा था रूरल डेवलपमेंट क्या होती है, हमने उसके प्रोसेस पढ़ा रूरल डेवलपमेंट का, फिर हमने पढ़ा रूरल क्रेडिट क्या प्ले करता है रोल इन द ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट. उसके बाद हमने पढ़े सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल. फिर हमने पढ़ा है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ दीज सोर्सेज इन द रूरल डेवलपमेंट. उसके बाद हमने अभी डिस्कस किया कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में हिंड्रेंसेस क्या आते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन डेवलपिंग द रूरल मार्केट, कि गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स ले रही थी टू डेवलप रूरल मार्केट्स. So the steps taken by the government in developing the rural market includes the following measures. तो फर्स्ट वाला आपका regulated markets. So regulated markets have been organized with a view to protect the farmers from the malpractices of the sellers and the brokers. This policy benefited the farmers as well as consumers. So regulated market मतलब market with some rules and regulations controlling it, ताकि जो farmers हैं वो exploit ना हुए by the middlemen, by the sellers also and by the brokers also. And इसकी वजह से benefit farmers के साथ साथ consumers को भी हुआ, क्योंकि जो middleman था, जो commission agent था जो बीच में पैसा खाता था, उसको तो eliminate कर दिया गया. So जब उसको eliminate करा तो prices जो है वो अपने आप अपने reasonable rate पे आ गए. तो इसकी वजह से ना ही सिर्फ फार्मर्स बेनिफिट करे बट कंज्यूमर्स भी बेनिफिट कर दिए गए. सो पहला रेगुलेटेड मार्केट. ओके, देन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. The government aims to provide physical infrastructure facilities like roads, railways, warehouses, godowns, storage and processing units. The current infrastructure facilities were quite inadequate to meet the growing demand and the need to be इम्प्रूव्ड. कि हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि हमारे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में कौन से हिंड्रेंस आ रहे थे. देयर वाज लैक ऑफ स्टोरेज, देन देयर वाज लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़. सो अब गवर्नमेंट एम कर रही थी कि वो जो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी थी इसे इम्प्रूव करे. सो द गवर्नमेंट का बेसिक पर्पस था कि जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ रोड्स, इन टर्म्स
terms of railways, and then storage facilities in terms of building up more warehouses, building up more godowns and storage facilities, and building up more processing facilities. ये सारी जो थी गवर्नमेंट के टारगेट पे थी कि हमें ये सब इम्प्रूव करनी है ताकि जो फार्मर है वो अपना प्रोडक्शन इन्हांस कर सके और अपने गुड्स को वो मार्केट तक पहुंचा सके. तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा लैक ऑफ स्टोरेज एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसको अब गवर्नमेंट काउंटर कर रही थी बाय बिल्डिंग मोर ऑफ गोडाउन्स एंड वेयर हाउसेज एंड स्टोरेज फैसिलिटीज, एंड ट्रांसपोर्टेशन के केस में बाय बिल्डिंग अ बेटर रोड फैसिलिटीज एंड railways. Okay, so आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो है regulated market, then your second point is infrastructure facility. Now we come to the third point which talks about cooperative marketing. So the aim of cooperative marketing is to release fair prices for farmer product. Under this, marketing societies were formed by farmers to sell the output collectively and to take advantage of the collective bargain in order to obtain better prices. तो अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि कोऑपरेटिव ग्रुप्स फॉर्म हो रहे थे, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो मोबिलाइज करती थी द हैबिट ऑफ सेविंग, उसी तरह कोऑपरेटिव मार्केटिंग के ग्रुप्स भी फॉर्म हो रहे थे. सो अब फार्मर्स वो कमिंग टुगेदर ताकि वो अपने जो आउटपुट है, अपना गुड है, अपना फाइनल क्रॉप जो है, वो उन सब क्रॉप्स को कोलेट कर ले, उनको कलेक्टिवली बेचे मार्केट में ताकि वो बहुत इजीली बार्गेन कर सके. अब जब फार्मर्स इंडिविजुअली बेचते थे तो क्या होता था कि अब जो मार्केट में वो जाके बेचते हैं वो बहुत ही सरप्लस मार्केट्स होती हैं कि वहाँ पे बल्क में खरीदा जाता है. तो जब फार्मर अपनी स्मॉल क्वांटिटी लेके जाता था तो उसको उतना प्राइस ही नहीं मिलता था. तो फार्मर्स ने डिसाइड किया कि ओके, हम कलेक्टिवली आएंगे, वील फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. हमारी जो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी होएगी, हम उसमें अपना आउटपुट जो है वो कलेक्ट करके मार्केट में बेचेंगे ताकि हम बेटर बार्गेनिंग पोजीशन पे हो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटीज़ है एंड हम इस कलेक्टिव बार्गेनिंग का एडवांटेज ले सकें. ओके, सो थर्ड पॉइंट जो है, गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव मार्केट्स बनाई ताकि फार्मर्स को एक फेयर और एक रीजनेबल प्राइस मिल सके अपने आउटपुट का. उसके बाद हमारा आता है डिफरेंट प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट. ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें जो है हमारे 3 प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये तीनों प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स या तो आपको इंडिविजुअली 3 मार्कर में आ सकते हैं या फिर वो आपको इसी पॉइंट पे बोल सकते हैं कि व्हाट वर द डिफरेंट प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट. ओके, सो आपको ये तीनों प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करनी है. ये हमारा फोर्थ पॉइंट है ऑफ द सेम क्वेश्चन, दैट इज द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, बट इस फोर्थ पॉइंट में हमारे 3 सब पॉइंट्स हैं. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स, गवर्नमेंट हैड इनिशिएटेड द फॉलोइंग पॉलिसीज. सबसे पहला मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, दैट इज MSP. द सेफगार्ड To safeguard the interest of farmers, government fixes the minimum support price of the agriculture products like wheat, rice, maize, cotton, pulses, etc. Such a price may be regarded as an offer price, okay, at which the government is willing to buy any amount of food grain from the farmer. तो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस से गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वो एक मिनिमम सेट कर रही थी कि सपोज अगर राइस मार्केट में बिक रहा है, सो गवर्नमेंट ने एक मिनिमम प्राइस सेट कर दिया कि ये 25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से तो हम लेंगे ही लेंगे. तो अगर फार्मर्स को 25 से ऊपर मिल रहा था, अगर उन्हें 30 रुपीज़ केजी मार्केट में रेट मिल रहा था तो वो मार्केट में सेल ऑफ कर देते थे. बट अगर मार्केट में उन्हें 20 रुपीज़ मिलता, 20 रुपीज़ पर केजी, तो वो मार्केट में नहीं, वो फिर गवर्नमेंट को ही सेल ऑफ करते. तो गवर्नमेंट ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट कर दिया कि दिस इज द मिनिमम लेवल एट विच द गुड्स शुड बी सोल्ड ऑफ. तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट करने की वजह से फार्मर्स को एक श्योरिटी हो गई, एक सपोर्ट मिल गया कि दिस इज द मिनिमम प्राइस फॉर विच वी विल सेल ऑफ आवर गुड्स. तो अगर मार्केट में उस प्राइस पे कोई नहीं लेता था तो फार्मर्स जो थे वो गवर्नमेंट को बेच देते थे. ओके, सो आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस समझ आया, मतलब कि इतना एटलीस्ट इतने पे तो गुड बिकेगा ही बिकेगा. Then maintenance of buffer stock. So the Food Corporation of India purchases wheat and rice at the procurement price
to maintain a buffer stock. Buffer stock is created in the years of surplus production and is used during shortages. It helps to ensure regularity in supply and stability of prices. तो अब फूड कॉर्पोरेशन जो थी वो व्हीट और राइस जैसे बेसिक फूड ग्रेन्स का हमेशा बफर मेंटेन करके रखती थी कि जब सरप्लस सीजन आ जाए, यानी जब ज़्यादा प्रोडक्शन आ जाए, तो वो ये फूड ग्रेन्स जो है एट द प्रोक्योरमेंट प्राइसेस उन्हें ले लेती थी, खरीद लेती थी, ताकि जब शॉर्टेजेस आए तो उनके पास ये बफर स्टॉक हो. सो गवर्नमेंट की सेकंड पॉलिसी थी मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक. देन थर्ड पॉलिसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज पीडीएस. इसे आप दूसरा नाम जानते होंगे राशन शॉप्स. पहले राशन शॉप्स होती थी हर एक कॉलोनी में, हर एक सोसाइटी में, एंड इनसे राशन ले सकते थे वो लोग जिनके पास राशन कार्ड होता था, और वो राशन कार्ड तभी मिलता था जब आपकी बेसिक इनकम जो थी वो बिलो द लिमिट जो उन्होंने दी होती थी उससे नीचे होती थी. सो द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अ कंट्री ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ राशन शॉप्स एंड फेयर प्राइस शॉप्स. The fair price shops offer essential commodities like wheat, rice, kerosene, oil और things like soap. So आपकी basic commodities offer करती थी at a price below the market price to the weaker section of the society. तो इसमें क्या होता था, लोगों ने बहुत फ्रॉड भी करने शुरू कर दिए थे. उन्होंने थ्रू सम करप्शन एंड समथिंग उन्होंने अपने फेक राशन कार्ड्स बनवाने शुरू कर लिए थे कि हम बिलो द मार्जिनल लाइन है, एंड वो राशन जो है चीपर रेट पे राशन शॉप से लेते थे. तो बट ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था टू सपोर्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. वो उन्हें बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज जो थी, बेसिक एसेंशियल नीड्स जो थी, वो बिलो द मार्केट प्राइस प्रोवाइड करते थे ताकि वो उन्हें अफोर्ड कर सके. ओके, सो आप पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, व्हाट आर द स्टेप्स. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें आपको 6 मार्कर भी आ सकता है, एंड वो आपसे ये तीनों पॉलिसीज पूछ सकते हैं 6 मार्कर में भी. तो अगर आपको पूरा क्वेश्चन 6 मार्कर में आएगा व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप द रूरल मार्केट, तो आप ये वाले पॉइंट्स लिखेंगे, और 4th पॉइंट का आप ब्रीफ में तीनों पॉलिसीज लिखेंगे और उन पॉलिसीज का बिल्कुल जिस्ट लिखेंगे. तो आप पॉज करो यहाँ पे और नोट डाउन करो फर्स्ट पॉइंट. Then again pause and note. This is your second point. Infrastructure facilities. Then again pause and note. Then this is your 4th point, different pricing instrument, policy instruments. So pause it and note it down. This is the minimum support price, MSP. Pause and note. Then this is maintenance of buffer stock. Pause and note. And then this is public distribution system. Pause and note. Okay. सो आप ऐसे जब मैं आपको दिखाया करूँ पूरी शीट, तो उस टाइम आप समझ लीजिएगा. जब मैं क्वेश्चन समझाती हूँ तब आप बिल्कुल नोट्स बनाने की टेंशन मत लेना, बिकॉज हम बाद में एक एक करके दिखाते हैं आपको, तो तब आप नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा. So now we move forward. Why have cooperative received a setback in the cooperative marketing? तो कोऑपरेटिव जो हमने अभी पढ़े लास्ट पॉइंट में, दैट इज कोऑपरेटिव मार्केट्स, मार्केटिंग सोसाइटी जो फॉर्म हो रही थी, जो इधर गवर्नमेंट ने फॉर्म करने की कोशिश करी थी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग का जो हमने पॉइंट करा था. व्हाई वाज देयर अ सेटबैक इन दीज कोऑपरेटिव मार्केट? ओके, सो कोऑपरेटिव्स हैव रिसीव्ड अ सेटबैक बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग. सबसे पहला, inadequate coverage of farmer members, then lack of appropriate link between the marketing and the processing cooperatives, और उसके बाद insufficient फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि जो फार्मर मेंबर की कवरेज थी वो बहुत ही ज़्यादा इनसफिशेंट थी. देन सेकेंड, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन द मार्केटिंग एंड द प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव, और थर्ड जो था इसमें कि उनके पास वो सफिशिएंट फंड्स ही नहीं हो पा रहे थे कि वो कोऑपरेटिव फॉर्म करें.
उसके बाद हम पढ़ेंगे एक नोट. So this is just for the information purpose. Agriculture marketing has come up a long way with the intervention of the government. However, despite of the government initiatives, ये कहाँ पे lack कर रहा था. So agriculture markets are still dominated by the private traders like money lenders, your rural political leaders and the rich merchant. ये point हम already कर चुके हैं कि हमारी markets जो थी वो अभी भी प्राइवेट ट्रेडर्स के द्वारा डोमिनेटेड थे. देन नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द कंज्यूमर कोऑपरेटिव वाज जस्ट 10% व्हाइल द रेस्ट वाज हैंडल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर. तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हिंड्रेंस कहाँ आ रही थी, कि हमारी जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की प्रोसेसेस थे, पॉलिसीज थी, उनमें एक सेटबैक हमारा किस वजह से आ रहा था. तो हमारा मेजर सेटबैक आ रहा था कि अभी भी हमारी मार्केट्स जो थी वो डोमिनेटेड किससे थी, बाय द प्राइवेट ट्रेडर्स. और दूसरे तीसरे सेटबैक्स हमारे क्या थे कि देयर वाज लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लैक ऑफ information. It is often argued by some scholars that commercialization of agriculture offer tremendous scope for farmers to earn higher income provided there is government intervention in the same. Okay, so आप लोग एक बार नोट कर लो. This is your question number 12 which basically talks कि cooperative marketing में क्या hindrance आए. Just pause and note. उसके बाद ये अगर आपने नोट करना है तो आप कर सकते हैं, वरना ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो आपको बस इसको पॉइंट को समझना है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी. सो ये पॉइंट हम कवर कर चुके हैं. इफ़ यू स्टिल वांट टू नोट दिस डाउन यू कैन डू दैट, अदरवाइज यू कैन रेफर टू द क्वेश्चन. ओके, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड. What are the alternative channels available for agricultural marketing? Give some examples. कि agricultural marketing में अब alternate channels क्या क्या थे? So, some of the alternate channels available for agricultural marketing are farmers market. The concept of farmer market has been started to give boost to the small farmers by providing them direct access to the consumer and eliminating the middleman. अब जो गवर्नमेंट पिछली मार्केटिंग पॉलिसीज के साथ आ रही थी, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के साथ आ रही थी, वो उतनी सक्सेसफुल हो नहीं पाई. सो दे हैड कम अप विद द ऑल्टरनेट ऑफ द एग्रीकल्चरल मार्केट. सबसे पहला ऑल्टरनेट क्या था कि उन्होंने एक फार्मर्स मार्केट डेवलप की कि जो सारे स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड किया मार्केट से, ताकि जो मिडल मैन है वो एलिमिनेट हो सके. इससे फार्मर्स और कंज्यूमर दोनों को बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि मिडल मैन जो प्रॉफिट ले रहा था वो अब डायरेक्टली फार्मर को मिलेगा, और जो कंज्यूमर है उसको प्राइसेस भी लो मिलेंगे, क्योंकि मिडल मैन के जो कमीशन चार्जेस हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे. सो सम एग्जाम्पल ऑफ दीज चैनल्स आर अपनी मंडी इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हदासपुर मंडी इन पुणे, देन रितु बाजार इन आंध्र प्रदेश. तो आप इनमें एक दो याद कर लीजिए जस्ट फॉर द एग्जाम्पल पर्पज. तो आप प्रॉबेबली फर्स्ट टू याद कर लेना कि अगर आपको 1 मार्कर में पूछा जाए कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द फार्मर मंडी, या आपको 1 मार्कर में पूछा जा सकता है, तो आप इनमें से किसी 2 के एग्जाम्पल लिख लेना. ओके, सो सबसे पहला हमारा क्या हुआ, फार्मर्स मार्केट. देन सेकेंड पॉइंट, अलायंस विद द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज. सो अलायंस मतलब बेसिकली उनके साथ एक वेंचर, उनके साथ कोलैबोरेट करना, उनके साथ आप एक तरीके से कह सकते हैं हाथ मिलाना. सो सम सेवरल नेशनल एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स आर इंक्रीजिंगली एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद द फार्मर्स, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो भी मिडिल मैन है वो एलिमिनेट हो जाए, ताकि जो बीच का प्रॉफिट है वो इतने लोगों में डिवाइड ना हो. सो दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग हैंड्स विद द फार्मर्स डायरेक्टली एंड एलिमिनेटिंग द middlemen. So they encourage the farmers to cultivate farm products like vegetable, fruits,
of the desired quantity. They provide them with not only seeds but other output also, and also gives them an assurance of procurement of the produce at a pre-decided प्राइस. तो अब क्या हो रहा था कि मल्टीनेशनल्स जो थे वो भी फार्मर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे. दे वर इनकरेजिंग फार्मर्स टू प्रोड्यूस द गुड्स विच द मल्टीनेशनल्स वांटेड टू सेल, जैसे कि आपके फ्रूट्स हो गए, आपके वेजिटेबल्स हो गए. सो वो फार्मर्स को ना ही सिर्फ सीड्स या बेटर क्वालिटी और फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे थे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दीज गुड्स, वो ये भी कह रहे थे कि आप जो भी प्रोडक्शन करोगे हम उसको एक प्री डिटर्मिन्ड प्राइस, यानी आपके और हमारे बीच में जो एक प्राइस डिसाइड होगा हम उसी प्राइस पे उस टाइम पे उसको बाय कर लेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट. सो इसकी वजह से फार्मर्स को एक बहुत ज़्यादा अश्योरेंस मिल गया था कि जो भी हम बना रहे हैं वो एट द एंड ये मल्टीनेशनल्स खरीद लेंगे एंड दैट टू एट अ गुड प्राइस. ओके, so such arrangement helped in reducing the price risk of the farmers and expand the market for the फार्म प्रोडक्ट्स. तो इसकी वजह से फार्मर्स को जो प्राइस का रिस्क आता था कि उन्हें डर लगता था कि उनके जो गुड्स हैं वो बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स या फिर क्रॉप्स या फिर ग्रेन्स जो हैं इनकी शेल्फ लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो फार्मर्स इतने टाइम तक उन्हें स्टोर भी नहीं कर पाते. तो इसकी वजह से उन्हें एक अश्योरेंस मिल गया कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी हम बना रहे हैं, वो इन मल्टीनेशनल्स को हम बेच सकते हैं. तो आप एक बार इसको नोट कर लो यहाँ पे. So just pause and note over here. अब आप इसको फर्स्ट पॉइंट है ये आपका, इसे नोट कर लीजिएगा. पॉज करिए एंड नोट करिए. Then this is your second point. Just pause and note. And this is the continuation of the second point. Pause and note. ओके, सो ये हमने पढ़े ऑल्टरनेटिव्स ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग. सबसे पहला फार्मर्स मार्केट और दूसरा अलायंस विद द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज. अब हम एक नए टॉपिक पे मूव कर रहे हैं एंड हम उसका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो ये बात करता है व्हाई इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड, कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में आपको डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि उस सेक्टर को बढ़ाना, कि अभी हम सिर्फ बेसिक क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या हम बेसिक क्रॉप्स के अलावा कुछ फूड क्रॉप्स या कुछ कैश क्रॉप्स या प्रोबेबली कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में अपने आप को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते. सो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन is essential for the sustainable livelihood because there is greater risk in depending on exclusivity on farming for livelihood to provide supplementary gainful employment to rural people and enable them to overcome poverty by earning higher level of income. अब agriculture diversification से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है कि हमारी जो एक exclusive dependence है सिर्फ एक टाइप के क्रॉप पे वो हट जाएगी, और दूसरा कि जब हम एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करेंगे हम और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, तो जो फार्मर्स हैं उनकी फैमिलीज़ हैं उनको ग्रेटर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं. तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही सस्टेनेबल मेजर हो जाता है. ओके, सो डाइवर्सिफिकेशन से हमारा रिस्क ऑन अ पर्टिकुलर क्रॉप इट कम्स डाउन टू द लेवल 0, कि अब हम सिर्फ उसी पर्टिकुलर क्रॉप पे डिपेंडेंट नहीं है, कि अगर वो क्रॉप हमारा उतना आउटपुट जनरेट नहीं कर पाया सीजन में तो एटलीस्ट हमने दूसरा ऑल्टरनेटिव क्रिएट करके रखा हुआ है. और दूसरा क्या होता है कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं फॉर द फैमिलीज दे जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. सो इसीलिए हमारा एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है. तो आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लो डाइवर्सिफिकेशन को. तो नेक्स्ट क्लास में हम डाइवर्सिफिकेशन के टॉपिक को ही आगे प्रोसीड करेंगे एंड फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे. तो आप लोग प्लीज़ एक बार इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए एंड आई होप आप अपने सारे नोट्स साइड बाय साइड कंप्लीट कर रहे होंगे. And I'll see you guys in the next class with the new topic now. So thank you so much.